सबसे पहले मैं महाराजा अग्रसेन के बारे में आपको यह बताना चाहूंगा कि उनका जन्म आज से 5144 वर्ष पूर्व हुआ। उसका पूरा रिकॉर्ड है आज भी अनेक ताड़पत्रों पे या भोजपत्रों के ऊपर। उस समय इतिहास को लोग याद रखते थे, हाथ से कापियां लिखते थे और वो कापियां खराब हो जाती थी तो दूसरी कापियां लिखते थे। हमारे पास 3000 पुराने भोजपत्र पे भी अभी इतिहास है जिसकी कार्बन रेटिंग की गई। महाराजा अग्रसेन 15 वर्ष की उम्र में महाभारत का युद्ध लड़ा, जो उनकी क्षमता के बारे में बताता है। महाभारत में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वो वापस आए और उन्होंने अपने राज्य के अंदर एक ऐसी खुशहाली लाई, इसलिए उनको उस समय हिंदुस्तान में जितने राज्य थे तो उन्हें महाराजा की उपाधि मिली। महाराजा यानी सभी लोगों में जो महान होता है उसको महा की उपाधि मिलती है। जैसे महाराणा प्रताप, उस समय राणा लोगों को राणा कहा जाता था, कई लोग राजा कहते थे, परंतु महाराणा की उपाधि सिर्फ महाराणा प्रताप को ही मिली। और भी महा की उपाधि, किसी को महामानव की उपाधि हम बोलते हैं, तो एक डॉक्टर शरद दीक्षित को मिली है, जिन्होंने लगभग 1.5 लाख ऑपरेशंस इंडिया में कटे हुए ओटों की किए, राधा कृष्ण हॉस्पिटल में 14,000 ऑपरेशंस किए और नोबेल पुरस्कार में उनका दूसरा नंबर रहा। तो महा की उपाधि महात्मा को भी मिली, गांधी को। तो ऐसे आपको गिने चुने लोग मिलेंगे। शरद दीक्षित जी का नाम नोबेल पुरस्कार में 2nd नंबर रहा। अब मैं महाराजा अग्रसेन की बात करूंगा कि महाराजा अग्रसेन का इतिहास आज के युग में भी प्रासंगिक है। महाराजा अग्रसेन ने उस समय लोकतंत्र की स्थापना की। आप लोकतंत्र यानी कैसे, जैसे छोटे छोटे गांव होते थे, छोटे छोटे कस्बे होते थे, तो वहां समझो 500 परिवार है, 1000 परिवार है या 5000 परिवार होते थे। तो वहां कोई भी दूसरे राज्य का आदमी आता था तो उसके अंदर समाजवाद की भावना देते थे, जो आज समाजवाद के नाम से सत्ताएं चल रही है। उनको हर परिवार 1 रुपया और 1 ईंट देता था। तो 1 ईंट मिल गई तो घर बन गया, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा, जो 1-1 रुपया आया उसमें से खर्च हो गया और उसका खुद का मकान हो गया। बचे हुए पैसे से वो अपना व्यवसाय करता था। तो महाराजा अग्रसेन ने 1 रुपया 1 ईंट देकर समाजवाद की स्थापना की, जो सबसे सफल रहा और उसका सबसे पुराना इतिहास है। उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना के बारे में बात करूंगा। वो कहा करते थे कि प्रजा अपना राज्य छोड़कर कहीं भी जा सकती है, परंतु राजा अपनी एरिया को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जा सकता। इसलिए राजा ने प्रजा के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, उसकी खुशहाली के लिए कर्तव्य निभाना चाहिए। ऐसे महान विचार के महाराजा अग्रसेन थे। उस समय लोकतंत्र की स्थापना कैसे की कि जनपद के चुनाव होते थे, राजा के चुनाव होते थे। जनपद के चुने हुए अधिकारी राजा को बदल सकते थे। वही प्रथा आज चली आ रही है, पर उस समय राजा पैसे देकर, पैसे का मतलब सुख सुविधा देकर राज्य किया करते थे। और आज उल्टा है, राजा पैसे जनता से लेता है और दुनिया भर के टैक्स लेता है और प्रजा पर कुठाराघात होता है। अभी जैसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश तो नहीं जाएगा राज्य करने, यहां का सरपंच नहीं जाएगा, परंतु यहां के प्रजा यानी हम महाराष्ट्र वाले, यहां से हम मध्य प्रदेश जा सकते हैं, केरला जा सकते हैं, हिमाचल जा सकते हैं। तो ये उनकी सोच थी, वो आज प्रासंगिक बन सकती है। उसी प्रकार महाराजा अग्रसेन का महाराज से बहुत बड़ा जुड़ाव था। आरवी के पास क्या नाम है, कौंडल्यपुर की माता भगवती देवी यानी उनकी पिताजी की पत्नी थी, यानी इनकी माता थी।
तो उस समय उनका नाम विदर्भी देवी करके था। तो विदर्भ का नाता और महाराजा अग्रसेन के अग्रवा धाम का नाता उस समय से है। उसके बाद इतिहास ये मिलता है कि वहां पे किसानों की खुशहाली के लिए उस समय नहरें बनाई गई। वो अभी खुदाई के अंदर अग्रवाह के अंदर उस समय की नहरें मिली गई, यानी कार्बन रेटिंग के हिसाब से। तो नहरों का इंतजाम उन्होंने किया था। उसके बाद में किसान कैसे खुशहाल रहे, उनकी फसलें कैसे बराबर दाम में बिके, उन्होंने गौधन को बहुत महत्व दिया था। आज हमारे यहाँ की गौधन के अंदर भारत का गौधन पूरा 90% फॉरेन में चले गया। जो हमारे यहाँ की नील गाय थी, राठी गाय थी, या यहाँ की गुजरात की गाय का नाम भूल रहा हूँ, नील जो भी गाय का नाम है, वो अच्छे बीज हमारे चले गए फॉरेन में, और वहां के हमारी जर्सी गाय आ गई जिसकी क्वालिटी सुअर के बराबर है। ये काऊ में A1 और A2 दूध होता है, जिसको इंटरनेशनली साइंटिफिक लोगों ने प्रूव किया है, वो विषय अलग है। उसके बाद इन्होंने हमारे यानी जैसे हम बोलते मंत्रों में क्या ताकत है, उस समय का ही इतिहास है कि वे महालक्ष्मी के उपासक थे। उनकी उपासना से धन वर्षा होती थी, यानी किसान खुशहाल रहते थे, व्यवसायी खुशहाल रहते थे। उस समय उनके यहाँ पढ़ाई के सिस्टम थे अच्छे। तो उस समय के हिसाब से इन्होंने काफी कार्य विकास के लिए किया। तो इनको युग विकास पुरुष भी कह सकते हैं। उसके बाद में आप देख रहे होंगे ममता, उनको प्रजा के प्रति वो मां का रूप धारण करके कार्य करते थे, ममता थी। आज हम देख रहे हैं किसी भी पार्टी का नेता हो, चुनकर आने के बाद ममता उतनी नहीं रहती या खत्म हो जाती है। और ममता होना पुरुष समाज के विकास के लिए, राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए ममता का आदान प्रदान होना चाहिए। उसके बाद आप क्षमता देखेंगे तो उन्होंने काफी सारे महाभारत के युद्ध के बाद भी राजाओं के छोटे मोटे युद्ध होते रहते थे। उनका जब शादी हुई तो आप आश्चर्य करेंगे, उनकी शादी आसाम के पास मणिपुर में हुई, जिसका नाम है अग्रतला। तो महाराजा अग्रसेन की शादी वहां हुई, इसलिए उसका नाम अग्रतला पड़ा। तो हमारे यहाँ हजारों कोस दूर एक राज्य से दूसरे राज्य में शादियां हुआ करती थी, और वे कभी इसके पक्षधर नहीं थे जातिवाद के। अग्रवाह के अंदर जो रहता था वो अग्रबंधु हो गया, चाहे वो किसी भी जात का हो, तो इनमें जातिवाद नहीं था। उसके बाद में क्षमता, ममता, समता। समता यानी समाजवाद का मैंने आपको उदाहरण दिया कि कैसे समता थी, उसको उस वक्त समता कहते थे। उसके बाद में मानवता। हर धर्म का आधार मानवता है। मानवता के लिए उन्होंने जो कार्य किए उसी के ऊपर उन्हें महाराजा मिला। तो ये महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत थे। न वो कोई जातिवाद पे थे, न कई विशिष्ट वर्ग को मानते थे। वो क्षत्रिय थे, कुलवंश के क्षत्रिय थे। तो ऐसा इतिहास बताता है। उसके पूर्व का इतिहास मेरे को आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि वो महाराजा अग्रसेन की पीढ़ी में थे, महाराजा भगवान राम की पीढ़ी। महाराजा अग्रसेन भगवान राम की पीढ़ी में थे, इसलिए वो क्षत्रिय थे। परंतु उन्होंने क्षत्रिय धर्म को छोड़ा, क्योंकि जब 18 यज्ञ किए तो 8वें यज्ञ में बकरी की, गाय की, भैंसे की बलि देना पड़ता था। उस वक्त उन्होंने अहिंसा का रूप अपनाया और बोले मैं बलि नहीं दूंगा। उनकी उपासना से धन वर्षा होती थी, यानी किसान खुशहाल रहते थे, व्यवसायी खुशहाल रहते थे। उस समय उनके यहाँ पढ़ाई के सिस्टम थे अच्छे। तो उस समय के हिसाब से इन्होंने काफी कार्य विकास के लिए किया। तो इनको युग विकास पुरुष भी कह सकते हैं।